Hello students, so today we are finally on the last topic of our unit 5, that is ordinary differential equation of first order. फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी हमने इस यूनिट में, एंड हमने वेरियस मेथड्स पढ़े थे कि हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं. वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देन होमोजीनियस. अगर इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो हम होमोजीनियस में कन्वर्ट करके फर्दर किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फर्दर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ये है कि अगर आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आप किस तरह से उसको एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, सो दैट आप फर्दर उस इक्वेशन को सॉल्व कर सको. बिकॉज कभी भी आपको कोई फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी, आपको कभी भी लिख के नहीं आएगा. मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है. आपको खुद इक्वेशन एनालाइज करनी है. अगर वेरिएबल्स आप सेपरेट कर पा रहे हो डायरेक्टली तो आप वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करोगे. अगर आपको dy/dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो कोई होमोजीनियस फंक्शंस दिख रहे हैं तो आप होमोजीनियस वाला मेथड अप्लाई करोगे. अदरवाइज अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, मतलब y के कुछ भी पावर्स उसमें नहीं आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ x के पावर्स आ रहे हैं, और अगर आपको स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म से आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर कर पा रहे हो तो नॉर्मल आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला आप फॉर्मूला लगाओगे सोल्यूशन का एंड आपको फर्दर सोल्यूशन मिल जाएगा. देन हम मूव ऑन करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के पास. अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है ऑलरेडी तब तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का. अदरवाइज़ हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है. ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है? बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी तक इतने ही मेथड्स हैं. अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट किए वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस लीनियर कहीं से भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई तो लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है दैट इज़ एग्जैक्ट. अगर एग्जैक्ट है तब तो ठीक है, और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा. और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए जो फंक्शन हमें हेल्प करता है उसी फंक्शन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, क्या क्या केसेस हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के, एंड देन हम उसी के एग्जांपल्स देखेंगे कि आप किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो. सो सबसे पहले, इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन mdx plus ndy is not exact, it may be possible to make it exact by multiplying an appropriate function fxy. सो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को fxy एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को. ऐसा नहीं है कि सिर्फ LHS या सिर्फ RHS, बिकॉज बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को fxy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो अगर आपने एक अप्रोप्रिएट फंक्शन fxy से अपने पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और अब जो नई इक्वेशन मिली है आपको उसको आप फिर से चेक करो एग्जैक्टनेस की कंडीशन कि ∂m/∂y इज इक्वल टू ∂n/∂x. अगर उस फंक्शन के पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन के बाद ये एग्जैक्टनेस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि fxy इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. और एक बार आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गई उसके बाद आपको पता ही है कि हमें सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है. कैसे फाइंड करना है? इंटीग्रल ऑफ mdx प्लस इंटीग्रल ऑफ ndy इज़ इक्वल टू c. और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमें? यहाँ पे हमें y कांस्टेंट लेना है एंड यहाँ पे हमें लेने हैं टर्म्स फ्री फ्रॉम x. अच्छा, यहाँ पे जब आप n के लिए इंटीग्रेशन करते हो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि जब आप n में से टर्म्स सेलेक्ट कर रहे हैं जिन टर्म्स में x नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आप पूरा इंश्योर कर लो कि n आपका सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका n सपोज है cos स्क्वायर x प्लस वाई, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। आप ये स्क्वायर रिमूव करो, cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस वाई। अब अगर आप n में से टर्म्स फ्री फ्रॉम x देखोगे तो आपको दो टर्म्स मिलेंगे, एक तो मिलेगा ये y और दूसरा मिलेगा ये 1 अपॉन 2। और यहीं अगर आप डायरेक्टली cos स्क्वायर x और प्लस y में से देखते तो आपको टर्म्स फ्री फ्रॉम x में सिर्फ y मिलता और आप उसी को इंटीग्रेट करके अपना सोल्यूशन लिख देते। तो ये चीज़ करने से बचना, n को आप सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो एंड उसके बाद ही आप उसमें से टर्म्स फ्री फ्रॉम x देखो एंड उसको इंटीग्रेट करो। चलो लेट्स कीप दिस अपार्ट। अब हम देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड करने के तरीके। कुछ 4-5 रूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। एंड इससे पहले कि आप लोग मुझे मैसेज कर करके पूछो कि मैम ये रूल्स हमें याद रखने हैं क्या, सो लेट मी टेल यू, येस ये रूल्स आपको याद रखने हैं, बिना इनके काम नहीं चलेगा। ये रूल्स आपको प्रॉपरली याद करने और डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखोगे, इन्हीं रूल्स का यूज़ करके आप पता लगाओगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आखिर होगा क्या। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट रूल। सबसे पहला रूल क्या है, एंड ट्रस्ट मी आप 2-3 बार इस चीज़ को पढ़ोगे, आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आराम से बता सकते हो कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस टाइप का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर रूल साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन में अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सो फर्स्ट इज़ व्हेन mx प्लस ny इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन इज़ होमोजीनियस। मतलब अब आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हो, अगर आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है तो पहली चीज़ तो अगर होमोजीनियस है तो आपको उसको सॉल्व करना आता ही है, आप आराम से कर सकते हो। बट स्टिल सपोज क्वेश्चन में आपको दी हुई है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और आपसे बोला गया है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऐसा हो सकता है कि 3 मार्क्स में ये आपसे बोल दिया जाए कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो। तो जैसे ही आपने देखा कि आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है, आपको क्या कंडीशन चेक करनी है, mx प्लस ny। mx प्लस ny का मतलब m वाला जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करो x से, n वाला जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करो y से। देखो दोनों का सम 0 तो नहीं है। अगर दोनों का सम नॉन ज़ीरो है और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, 1 अपॉन mx प्लस ny। m और n देखते समय प्लीज़ dx और dy साथ में कंसिडर मत कर लेना। mxy आपका एक फंक्शन है जो dx के साथ लिखा हुआ है, nxy एक फंक्शन है जो dy के साथ में लिखा हुआ है। सो इस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है 1 अपॉन mx प्लस ny। सो फर्स्ट रूल पे आप ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो, चेक दिस आउट। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली आपकी होमोजीनियस है, क्यों, बिकॉज एक्स स्क्वायर वाई भी हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का, एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का। तो पहले रूल में एक कंडीशन तो क्या थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन हम क्या चेक करते थे जब भी हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी कि mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे mx देखोगे,
एम एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स, दैट इज़ एक्स क्यूब वाई, और एन वाई क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई टू द पावर 4, दोनों का हम सम करेंगे, आएगा माइनस वाई टू द पावर 4, यानी कि एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट रूल को यूज़ करके आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, और 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू माइनस 1 अपॉन वाई टू द पावर 4। एक बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जो भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा उसको क्या करना है, पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नई डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी ये। अब नई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए m है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब और n है एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई। डेल m अपॉन डेल y हम चेक कर लेंगे और डेल n अपॉन डेल x चेक कर लेंगे। अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। वैसे तो जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तभी मिलता है जब आप, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा फंक्शन ही होता है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन ही जाएगी। बट स्टिल आपको वेरीफाई करके दिखाना होता है कि जिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपने मल्टीप्लिकेशन किया है उसके बाद आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गई है। सो एक बार जैसे ही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई उसके बाद सॉल्व करने का तरीका सेम होता है। इंटीग्रल ऑफ m dx y कांस्टेंट रख करके एंड इंटीग्रल ऑफ n dy, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ वो टर्म्स लेते हो जो कि फ्री फ्रॉम x हैं। सो ये था रूल नंबर 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का। नाउ सी द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है, आपने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से दिख रही है कि जो आपका m है वो कुछ एक्स वाई का फंक्शन है और उसके साथ y का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और ऐसे ही जो आपका n है वो कोई दूसरा एक्स वाई का फंक्शन है जिसमें x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे फंक्शन x इंटू वाई का है, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर, साइन एक्स वाई या फिर 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई, इस तरह के फंक्शंस जहाँ पे पूरा का पूरा x और y का मल्टीप्लिकेशन साथ में आ रहा है। तो अगर आपका m भी एक्स वाई का फंक्शन है और उसके साथ y का मल्टीप्लिकेशन है, सिमिलरली n आपका एक्स वाई का फंक्शन है और उसके साथ x का मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसे केसेस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर एम एक्स माइनस एन वाई ज़ीरो हो गया तो इसको डिनोमिनेटर में रखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसी पे जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू रूल नंबर 3। सो सेकेंड रूल का एग्जाम्पल देखो, m dx प्लस n dy, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 प्लस एक्स वाई है, यानी ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और इसके साथ y का मल्टीप्लिकेशन भी है। सिमिलरली n क्या है, 1 माइनस एक्स वाई, दैट इज़ एक्स वाई का फंक्शन है और उसके साथ x का मल्टीप्लिकेशन भी है। तो हमने इसको इस एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लिया। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, बाय रूल नंबर 2 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, पूरे के पूरे m में मल्टीप्लाई किया x का, पूरे के पूरे n में मल्टीप्लाई किया y का और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक चीज़ और, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपका कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको निगलेक्ट भी कर सकते हो, उससे आपके सोल्यूशन पे एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली आपके इक्वेशन में राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पूरे में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो कांस्टेंट ऑटोमेटिकली आप कॉमन लेके एलिमिनेट कर भी सकते हो। सो कोशिश करो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आप जो भी कांस्टेंट आपका मल्टीप्लिकेशन में आ रहा हो कॉमन, उसको आप मत कंसिडर करो। सो क्योंकि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या किया हमने, पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी नई डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इसकी एग्जैक्टनेस आप चेक कर सकते हो, डेल एम अपॉन डेल वाई इज़ इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स चेक करके, और फिर हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही हमें सॉल्व कर लेना है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। ये हम साथ में देख रहे हैं बिकॉज दोनों रूल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एंड इनके एग्जांपल्स भी हम साथ में ही देखेंगे। कि सपोज़ आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ इक्वल टू 0 है। आप एग्जैक्टनेस के लिए क्या चेक करते हो? डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स ही चेक करते हो। तो एक बार आपने देख लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, उसके बाद हमने क्या किया, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स का डिफरेंस देखा और क्या किया, इसको n से डिवाइड किया। बेसिकली जब आपका n डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डेल एम अपॉन डेल वाई पहले आएगा, और रूल 4 में क्या हो रहा है, सेम चीज़ है, जब आपका डिनोमिनेटर में बाहर m आ रहा है तो यहाँ ब्रैकेट में डेल n अपॉन डेल एक्स पहले आ रहा है। सो अगर आपका 1 अपॉन n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स ये एक x का फंक्शन होता है। ध्यान रखना, जब n बाहर है तो x का फंक्शन आना चाहिए, जब m बाहर है तो y का फंक्शन आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन आपकी फुलफ़िल हो रही है सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, जब ये टर्म आपका fx आता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e टू द पावर fx dx, और जब आपका ये एक्सप्रेशन fy आता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e टू द पावर fy dy। अगर यहाँ पे कांस्टेंट आता है तो भी आपकी कंडीशन चल जाती है। अगर सपोज़ यहाँ पे 2 आया होता तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता e टू द पावर 2 dx, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट सपोज k आया होता तो यहाँ पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते थे k dy। बस ध्यान रखना, जब बाहर n है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के टर्म्स में, जब बाहर m है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर y के टर्म्स में। इस पे भी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो दिस इज़ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो हमने क्या किया, डेल एम अपॉन डेल वाई देखा 2y आया, डेल एन अपॉन डेल एक्स देखा 0 आया। सो जैसे ही हम डेल एम अपॉन डेल वाई, अब आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो कि अगर हम डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2y ही बचेगा, और बाहर n की वैल्यू भी क्या है 2y। यानी कि जब आप ये एक्सप्रेशन फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2y इंटू 2y, दैट इज़ 1। तो मैंने बोला था अगर कांस्टेंट आता है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अल्टीमेटली x टू द पावर 0 इज इक्वल टू fx। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल fx dx, दैट इज़ e टू द पावर dx विच इज़ e टू द पावर x। अब यहाँ पे देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंस लेते 2y आता और आप m से डिवाइड करते तो आपका ये टर्म अकेला x का या अकेला y का फंक्शन नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पर आप रूल 4 ना यूज़ करके रूल नंबर 3 ही यूज़ कर सकते थे कि 1 अपॉन n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स हमने देखा, ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म आया, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया e टू द पावर इंटीग्रल fx dx। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e टू द पावर x, और पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करा, नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिली विच इज़ अगेन एग्जैक्ट, और फर्दर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे m है xy² माइनस x²। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब भी आप रूल नंबर 3 या रूल नंबर 4 यूज़ कर रहे हो तो डिवाइड हमेशा उसी से करो जो टर्म छोटा है। या एक बार आपने डेल एन अपॉन डेल एक्स और डेल एम अपॉन डेल वाई आप देख लोगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा टर्म माइनस हो जाएगा और हमें नीचे m रखना है या नीचे n रखना है। जैसे यहाँ पे अगर हम डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो वो आ जाएगा 2xy। अगर आप डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हो ये आएगा 6xy² प्लस 2xy माइनस 6x²। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आपका 2xy कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 6xy² और माइनस 6x²। अब इसको अगर आप कंपेयर करो अपने n से, यहाँ पे भी आपका xy² आ रहा है और x² आ रहा है, यानी कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बचागा क्या सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट 6।
यानी डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई हमने किया तो आया 6xy² माइनस 6x²। और क्योंकि यहाँ हमने n पहले लिया है तो बाहर क्या आएगा m 1 अपॉन xy² माइनस x²। टर्म कैंसिल हो जाएगा जब आप 6 ऊपर से कॉमन ले लोगे तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट 6। और क्योंकि मैंने बोला था जब बाहर m होगा तो हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल एफ वाई डी वाई, यानी e टू द पावर इंटीग्रल 6 dy विच इज़ e टू द पावर 6y। यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, जिसको आप इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लोगे और फर्दर चेक कर लोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आएगी ही आएगी, फर्दर आप जिस तरह से एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हो उसी तरह से आप उसको सॉल्व कर लोगे। सो अब है हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमें कब यूज़ करना है, जब आपके पहले से लेके 4th नंबर तक के सारे रूल्स फेल हो जाएं। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ रहे हो, आपने चारों रूल अप्लाई कर लिए बट आपका कोई भी रूल काम में नहीं आया और आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक नहीं पहुंच सके। उस मोमेंट हमें क्या करना है, रूल नंबर 5 का यूज़ करना है। रूल नंबर 5 में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x टू द पावर h इंटू y टू द पावर k। ये आपने अपने तरफ से अजम्पशन किया है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x टू द पावर h y टू द पावर k। अब क्योंकि ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब थ्योरी के हिसाब से एक बार आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन आई होगी उसमें आप क्या करोगे, अब डेल एम अपॉन डेल वाई चेक करोगे और डेल एन अपॉन डेल एक्स चेक करोगे। और क्योंकि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके इक्वल होने चाहिए। ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल रखोगे, उसके बाद आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करके h और k की वैल्यू निकाल लोगे। एक बार आपने h और k की वैल्यू निकाल ली सो देयरफॉर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका मिल जाएगा x टू द पावर h इंटू y टू द पावर k। इस पे मैंने अभी आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया है बट आई विल गिव यू अ क्वेश्चन अपॉन दिस, आप उसको एक बार ट्राई करना एंड अगर नहीं आता है तो मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगी। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 5। Go through all the methods very carefully because at the end डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आपको खुद एनालाइज करना है कि कौन सा मेथड यूज़ करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन फाइंड करना है।